हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग जो है स्टैंडर्ड 3 के जो एसएसटी बुक है आवर सोशल एनवायरनमेंट, उसके 5th चैप्टर को पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है इंडिया फिजिकल। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर को रीड करना शुरू करेंगे। उसके पहले एक बात जान ले कि मैप्स जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक मैप्स होते हैं। तो जो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं उसमें है बाउंड्रीज बने रहते हैं, हर एक स्टेट का बाउंड्री बना रहेगा, हर एक स्टेट दूसरे स्टेट से अलग अलग है, ये क्लियरली पता चलेगा। थीमेटिक मैप्स जो होते हैं वो किसी एक थीम पे होते हैं कि अभी वो उस मैप में दिखाएंगे कि रेनफॉल किस एरिया में कितना हो रहा है, कि कहाँ पे माउंटेनियस रीजन है उसको दिखाएंगे, वो किसी थीम पे होता है। और एक फिजिकल मैप होता है जो सिर्फ बाउंड्रीज दिखाएगा, कंट्री का बाउंड्रीज दूसरे कंट्री का बाउंड्रीज से कैसे सेपरेटेड है, और जिस कंट्री का, मान लीजिए जैसे हम लोग इस चैप्टर में इंडिया फिजिकल पढ़ रहे हैं, मतलब वो इंडिया का बाउंड्री को पूरा दिखाएगा, इंडिया की सीमा के बाउंड्री लाइंस को दिखाएगा और उसके साइड के कंट्रीज को दिखाएगा। ऐसे ही होता है फिजिकल मैप। ठीक है, Our country, India, is a part of the continent of Asia. The land surface of India varies from place to place. It has high mountains, vast plains, thick forests and dry deserts. It has a long coastline, beautiful beaches and many rivers. Very few countries of the world have so much variety. This is what makes India a very beautiful country. India is divided into the following 6 distinct physical divisions or geographical regions. The northern mountains, Himalayas, the northern plains, the Great Indian Desert, sandy areas of the desert, west the Thar, the southern plateau, the Deccan Plateau, the coastal plains, the island regions. देखिए, हम आपने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है कि हमारे जो है अपने पहले के चैप्टर में पढ़ा ना कि कितने ओशंस है, 5 ओशंस है ना। आप लोगों ने पढ़ा कि हम लोग का जो है 5 ओशंस है और कितने कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, तो जो 7 कॉन्टिनेंट्स है उसमें एक बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है। और एशिया के ही कॉन्टिनेंट का एक पार्ट क्या है? इंडिया है। एशिया कॉन्टिनेंट के भीतर बहुत सारे कंट्रीज है, उसी में आता है इंडिया। अब इंडिया का जो लैंड सरफेस है, मतलब इंडिया की जो ज़मीन है, वो इंडिया के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वैरी करती है। जो ज़मीन है, कहीं प्लेन, कहीं माउंटेनियस, कहीं डेजर्ट, कहीं प्लेटू, ऐसे एक जगह से दूसरी जगह वैरी करती है। इंडिया का सारा लैंड जो है सेम नहीं है। आप खुद ही बोलिए, आप जाएंगे हिमाचल प्रदेश तो वहाँ जो है ऊंचाई पे ज़मीन होगी, पहाड़ ज़्यादा दिखाई देते हैं। वही आप आ जाएंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो वहाँ प्लेन लैंड ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो इंडिया का जो लैंड सरफेस है वो एक जगह से दूसरी जगह पे वैरी करता है, डिफ़र करता है। इंडिया में हाई माउंटेन्स हैं, ऊँचे ऊँचे पहाड़ है, वास्ट प्लेन्स है, फैले फैले खुले मैदान है प्लेन जगह के, थिक फॉरेस्ट है, घने जंगल हैं, एंड ड्राई डेजर्ट्स है, हाँ, सूखे मरुस्थल है, सूखे रेगिस्तान भी हैं। ठीक है, इट हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। इंडिया की जो है कोस्ट लाइन क्या होती है? समुद्र के साइड का जो किनारा होता है। तो इंडिया में जो है नीचे की तरफ पूरा समुद्र ही है, दक्षिण दिशा में साउथ के तरफ तो लंबा समुद्र का किनारा इंडिया के बाउंड्री पे है। ठीक है, ब्यूटीफुल बीचेस है ना। जो बीच क्या होती है? समुद्र के साइड का जो जगह होता है, जो बालू वाला जगह होता है, जहाँ लोग बैठ के समुद्र को देखते हैं, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बीचेस है। कहीं पे बड़े बड़े चट्टान है, लहरें आके उनसे टकराती हैं। कहीं कहीं बिल्कुल भी चट्टान नहीं, प्लेन बालू है, लोग उसमें सोते हैं, बैठते हैं, सनसेट देखते हैं, सनराइज देखते हैं, है ना। समुद्र के किनारे के जगह को बीचेस कहते हैं। हाँ, तो बहुत सुंदर सुंदर बीचेस हैं इंडिया में। और मैनी रिवर्स, बहुत सारी नदियाँ हैं। कुछ ही कंट्रीज पूरी दुनिया में ऐसे जिसमें इतनी वैरायटी चीज़ें मिलेंगी, है ना, इतनी तरह तरह के लैंडफॉर्म्स मिलेंगे, ऐसे कुछ ही कंट्रीज है दुनिया में। जैसे कि मान लीजिए कोई कंट्री जो बीच में है, उसका चारों तरफ लैंड है, तो वहाँ पे उसको कोस्ट लाइन उसको मिलेगा ही नहीं, बीचेस मिलेगा ही नहीं, है ना। पर इंडिया में क्या है? हाई माउंटेन्स भी है, बीचेस भी है, डेजर्ट भी है, प्लेन लैंड भी है, प्लेटू भी है, सब कुछ है। इसीलिए इंडिया बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत ही सुंदर कंट्री है। इंडिया को जो ज़मीन है उसको 6 डिस्टिंक्ट फिजिकल डिविजन्स या ज्योग्राफिकल डिविजन्स में, रीजन्स में डिवाइड किया गया है। इंडिया के ज़मीन का जिस तरह का वैरायटी है उस हिसाब से 6 अलग अलग फिजिकल डिवीज़न किया गया है। फिजिकल डिवीज़न का मतलब है कि देखने से आपको जो अलग पता चलेगा कि फिजिकली वो अलग है ना, उसका शेप, आकार, ये सब अलग है। उस हिसाब से 6 फिजिकल डिवीज़न किया गया इंडिया की ज़मीन को, या ज्योग्राफिकल रीजन्स कहा जाता है। 6 ज्योग्राफिकल रीजन, मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से
जो है वो अलग अलग 6 अलग अलग रीजन है ना, जिसके जो है देखने से पता चलता है कि ये अलग तरह की ज़मीन है। तो आप लोग मैप में देख सकेंगे, इंडिया के फिजिकल मैप में जो ब्राउन कलर्ड एरिया दिखा रहा है वो नॉर्दर्न माउंटेन्स हिमालयाज है ना। इंडिया के नॉर्थ साइड में क्या है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पहाड़ का पूरा रेंज है ना, बहुत सारे पहाड़ लाइन में पूरे हैं, तो पूरा रेंज है, तो उसको हिमालयन रेंज कहते हैं या नॉर्दर्न माउंटेन्स हिमालयाज है। उसके बाद हिमालयाज के नीचे आप देखिए ग्रीन जो एरिया है मैप में, वो आपको रिवर ये नॉर्दर्न प्लेन्स दिखाई दे रहा है, और ये हिमालय से आती हुई बहुत सारी नदियाँ भी मैप में दिखाई दे रही हैं। झेलम, चेनाब, रवि, सतलज, इंडस है ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियाँ भी दिखाई दे रही हैं, और भी है नीचे बहुत सारी नदियाँ। अब आप येलो रीजन को देखेंगे, जो क्रोम येलो कलर है मैप में, वो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इंडिया में जो रेगिस्तान का जगह है उसे क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, या फिर सैंडी एरियाज ऑफ द वेस्ट, पश्चिम के तरफ के कौन है, बालू वाली जगह जो है ना, उसे द थार कहते हैं, थार डेजर्ट कहते हैं। पहले तो उसे थार डेजर्ट ही ज़्यादा बोलते थे, उसको अब ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। फिर देखिए जो लाइट येलो कलर का रीजन मैप में दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो कोस्टल प्लेन है, मतलब उसके साइड साइड में पूरा समुद्र है। वेस्ट साइड में आप देख सकते हैं अरेबियन सी, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल, और नीचे पूरे साउथ में इंडियन ओशन है। और जो ब्लू कलर है वो क्या है, आइलैंड रीजन्स है ना। इंडिया के में कुछ टापू भी हैं, जैसे आप दूर में देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और वेस्ट साइड में लक्षद्वीप आइलैंड है। और एक क्या रह गया, एक हल्का जो दूसरे शेड में एक और कलर है, वो है सदर्न प्लेटू, द डेक्कन प्लेटू। अब बोलेंगे प्लेटू क्या होता है, प्लेन लैंड तो समझ में आता है पूरा प्लेन है, प्लेटू क्या होता है, ऐसे ऊंचा उठा हुआ टेबल जैसा, एक टेबल जैसा ऊंचा लैंड है, और ऊपर वो पूरा गोल है, मतलब ऊपर वो पूरा प्लेन है, ऐसा नहीं कि ऊपर पहाड़ है, पर वो ज़मीन से ऊंचाई पे स्थित है। हाँ, जैसे कि एक गोल टेबल हो, एक डाइनिंग टेबल हो जो कि गोल हो, तो कैसा होगा, ऊंचा और ऊपर से पूरा प्लेन रहेगा ना, तो बिल्कुल ये प्लेटू रीजन वैसे ही है। इसीलिए प्लेटू रीजन्स में जो है बहुत सारे वाटरफॉल भी मिलते हैं, और ये प्लेटू रीजन जो है वो बहुत ही रिच इन मिनरल्स भी है। अब हम लोग एक एक करके ये सारे डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे, जितने 6 फिजिकल डिविजन्स हैं। The northern mountains, Himalayas. Mountains are the highest areas on the earth. To the north, northwest and northeast of our country are some very high mountains. They are called the Himalayas. The highest mountain peak of the world, Mount Everest in Nepal, is a part of the Himalayas. The high peaks are covered with snow throughout the year. Many big rivers like the Ganga, Yamuna, Indus, Satluj and Brahmaputra start from the Himalayas. Himalayan region experiences cold weather throughout the year. जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, मतलब उत्तर के तरफ के जो पहाड़ हैं उन्हें क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। हमारे देश में जो उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ जो पहाड़ हैं उन्हें हिमालयास कहते हैं। उसमें वो एक रेंज है, मतलब वहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं। हमारे पृथ्वी पे, हमारे अर्थ में सबसे ऊंची ऊंची जगह कौन सी है, ये पहाड़ी है। माउंटेन्स आर द हाईएस्ट एरियाज ऑन द अर्थ। पहाड़ सभी सबसे ऊंची ऊंची जगह है हमारी पृथ्वी पे, ठीक है। तो हमारे कंट्री के नॉर्थ में, उत्तर की तरफ और थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट के तरफ भी एंड नॉर्थ ईस्ट के तरफ भी, ठीक है। आप मैप देखेंगे तो आप देख पाएंगे ब्राउन कलर में जो है वो नॉर्थ ईस्ट के तरफ भी है, ईस्ट डायरेक्शन में ऊपर नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में ऊपर नॉर्थ वेस्ट, और टोटल नॉर्थ एरिया में जो है माउंटेन्स है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है हमारे कंट्री में, ठीक है। उन्हें हिमालयास कहते हैं। जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, माउंटेन पीक जो है सबसे ऊंचा, माउंट एवरेस्ट, वो भी हिमालयास में ही है वो माउंट एवरेस्ट। और वह कहाँ है, वह नेपाल कंट्री में है, ठीक है। वो हिमालयास तो हमारे कंट्री का ही पार्ट है, पर उसमें से कुछ पार्ट नेपाल में भी है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। उसकी हाइट आप लोग जानते हैं 8,848 मीटर्स है ना, माउंट एवरेस्ट की हाइट। जो हाई पीक्स हैं, ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, वो पूरे साल स्नो से, बर्फ से ढके रहते हैं। और बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे कि गंगा, यमुना, इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये सब की शुरुआत कहाँ है, हिमालय से। उनका उद्गम, मतलब वो सबका स्टार्टिंग हिमालय से है। कैसे, तो हिमालय में जो बड़े बड़े बर्फ़ के ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ के चट्टान हैं, वो ही धीरे धीरे पिघलते रहते हैं और उन्हीं से नदियाँ बहती रहती हैं।
ये जो हिमालयन रीजन है उसमें पूरे साल ठंड का मौसम रहता है, वहाँ पूरा ठंड एक्सपीरियंस किया जाता है पूरे साल, क्योंकि वो बर्फ़ से पूरा साल ढका रहता है। अब हिमालयाज़ के नीचे कौन सा एरिया आ गया, जो ग्रीन एरिया था, नॉर्दर्न प्लेन्स। The northern plains. Plains are large stretches of almost flat land. The northern plains of India lie to the south of the Himalayan region. These plains were formed by the Himalayan rivers. These rivers bring very fine soil called silt, which makes the area very fertile. As a result, plenty of crops are grown here. Climate is cold during winters and hot in summers. ये जो नॉर्दर्न प्लेन है वो क्या है, वो लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ ऑलमोस्ट फ्लैट लैंड है, मतलब बहुत ही खुले खुले बड़े बड़े प्लेन लैंड के मैदान है, फ्लैट लैंड है, वहाँ पे छोटे पहाड़ प्लेटू ये सब कुछ नहीं है, वो प्लेन लैंड है और प्लेन लैंड के खुले खुले मैदान है बड़े बड़े। वो कहाँ है, साउथ ऑफ द हिमालयाज रीजन। हिमालय कहाँ है, इंडिया के पूरे नॉर्थ में सबसे ऊपर, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में है। जब हिमालय के नीचे हम लोग आएंगे तो वो एरिया क्या कहलाएगा, वो हिमालय का साउथ कहलाएगा। ठीक है, तो हिमालय के नीचे वाला जो एरिया, सदर्न एरिया जो है हिमालय का, वहाँ पे है नॉर्दर्न प्लेन्स। ये प्लेन्स में कौन सी नदियाँ बहती हैं, जो हिमालय पहाड़ों से निकल के नदियाँ आती हैं, वो सारी नदियाँ ये प्लेन्स के में आके बहती हैं। ठीक है, ये नदियाँ जब पहाड़ से बहती बहती आती हैं तो अपने साथ बहुत ही फाइन मिट्टी लेके आती है, बहुत ही मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स मिट्टी के लेके आती हैं, जिन्हें सिल्ट कहते हैं। ठीक है, और वो सिल्ट जब ये नदियाँ ऊपर पहाड़ से तो बहती हुई आ रही हैं, जब ये प्लेन एरिया में आती हैं तो थोड़ा धीरे धीरे बहने लगती हैं, और वहाँ पे ये जो मिट्टी, ये सिल्ट जो लेके आ रही हैं, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े मिट्टी के जो ला रही हैं, उनको वह साइड साइड के ज़मीन में फेंक देती हैं ये प्लेन एरिया में जब आती हैं। इसी का कारण है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बहुत ही फर्टाइल है, वो मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, और वो बहुत प्लेन एरिया को, जहाँ पे ये नदी आके धीरे धीरे बहने लगती है प्लेन एरिया में, वो एरिया पूरा फर्टाइल हो जाता है, बहुत उपजाऊ हो जाता है। इसलिए हमारे कंट्री में जो है खेती बाड़ी नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे अच्छे से होती है। वहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं। और प्लेन एरिया जो है चूँकि समंदर से दूर है, पहाड़ से भी दूर है, तो वहाँ ठंड के समय काफ़ी ठंड लगती है और गर्मी के समय काफ़ी गर्मी लगती है उस प्लेन एरिया में। और बस प्लेन एरिया की यही खासियत है कि वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी, वहाँ पे वो नदियाँ सिल्ट लाके उसे इधर उधर डाल देती है, तो वह प्लेन एरिया बहुत ही उपजाऊ होती है। The Great Indian Desert. Desert is a dry land that is usually sandy or rocky. The Thar or the Great Indian Desert lies in the western side of our country. This region receives very little rainfall. Hardly any crop is found in the desert. In summer, days are very hot as hot winds blow and the nights are warm. In winters, the nights are bitterly cold. This region has a thin population because of the harsh living conditions. अब जो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो किधर है, वो इंडिया के वेस्ट पार्ट में है ना, इंडिया के पश्चिम दिशा में है, उत्तर पश्चिम कह सकते हो, उस तरफ है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो डेजर्ट क्या होता है, एक रेगिस्तान होता है जो कि एक ड्राई लैंड होता है, सूखा हुआ ज़मीन रहता है, जो कि ज़्यादातर क्या रहता है, सैंडी या रॉकी रहता है, मतलब या तो पूरी तरह से बालू से भरा रहेगा या फिर क्या रहेगा, पथरीला रहेगा, बड़े बड़े पत्थर होंगे, पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं होंगे, या फिर पूरा बालू से भरा हुआ रहेगा, उसी एरिया को रेगिस्तान कहते हैं। तो जो ये थार या ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो इंडिया के वेस्टर्न साइड में है, पश्चिम दिशा में है, और यहाँ बहुत ही कम बारिश होती है, पूरे साल में बहुत कम बारिश होती है। इसी कारण जो है, और वो एरिया पूरा बालू से ही भरा रहता है, इसलिए वहाँ पे कोई भी फसल उगाना बहुत ही मुश्किल होता है, मुश्किल से 1-2 फसल अगर हो पाती होगी कुछ एरियाज़ में तो। ठीक है, गर्मी के दिनों में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, और जो है बहुत गरम गरम हवाएं भी बहती हैं, और पर है कि रात जो है, इन समर्स डेज आर वेरी हॉट एज हॉट विंड्स ब्लो एंड द नाइट्स आर वार्म। गर्मी के दिनों में, गर्म दिन के समय तो बहुत ही गर्मी लगती है, गर्म हवाएं बहती है, पर रात के समय हल्की गर्म होती है, ठीक ठाक लगता है। पर विंटर्स के दिनों में क्या होता है, द नाइट्स आर बिटरली कोल्ड। विंटर्स के दिनों में क्या होता है, दिन के समय तो चलो सूरज चमकता है तो उतनी ठंड नहीं लगती है, पर रात के समय बहुत बुरी तरह से वहाँ पे ठंड लगती है विंटर्स के दिनों में। ठीक है, अब इतना हार्श लिविंग कंडीशन है कि मतलब इतने मुश्किल कठिन जीवन है वहाँ पे कि लोग वहाँ जी नहीं पाते, पानी की भी कमी है,
ठंड भी लगती है, गर्मी भी बहुत लगती है, इसीलिए वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ जनसंख्या बहुत कम है, थिन पॉपुलेशन है बिकॉज ऑफ द हार्श लिविंग कंडीशन। ये जो कठिन जीवन है वहाँ पे, इसी के कारण वहाँ पे थिन पॉपुलेशन है, मतलब कि कम जनसंख्या, कम लोग वहाँ पे रहते हैं। द सदर्न प्लेटू, an area of land that rises high but is flat on top is called a plateau. Hills and mountains also rise high, but they are not flat. To the south of the northern plains is a plateau called the Southern Plateau or the Deccan Plateau. It is bordered by hills on the three sides. A plateau is also called tableland. अब क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया कि एक एरिया लैंड का, ज़मीन का एक टुकड़ा जो कि ऊंचा उठा हुआ है पर ऊपर पूरा फ्लैट हो, उसे प्लेटू कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि पहाड़ और छोटे पहाड़ जो हैं वो भी ऊंचे उठे रहते हैं। हाँ, वो भी ऊंचे उठे रहते हैं ज़मीन से, पर वो ऊपर जाके फ्लैट नहीं होते, ऊपर जाके वो नोकीले होते हैं, वी शेप बनाते हैं। पर प्लेटू जो है वह फ्लैट होता है ऊपर। तो हमारे कंट्री में सदर्न प्लेटू या डेक्कन प्लेटू एरिया है, वो कहाँ मिलता है? नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे के तरफ, नॉर्दर्न प्लेन्स के दक्षिण दिशा में मिलता है सदर्न प्लेटू या डेक्कन प्लेटू। अब ये जो डेक्कन प्लेटू है, अब जब एटलस खोलेंगे, मैप में देखेंगे तो डेक्कन प्लेटू के 3 साइड में हिल्स है। हाँ, जो 3 एरिया साइड में उनके हैं छोटे छोटे पहाड़ हैं, अरावली, विंध्यास, है ना, ऐसे पहाड़ दिखाई देंगे उसके 3 साइड में, और जो है एक साइड में पहाड़ नहीं है। तो उसका बाउंड्री में, उस प्लेटू के बाउंड्री में 3 तरफ पहाड़ दिखाई देते हैं। प्लेटू का और एक नाम क्या है? टेबल लैंड भी बोलते हैं प्लेटू को। द लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड ए पेनिनसुला। The southern plateau forms a peninsula which is surrounded by the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. This plateau slopes from west to east, and therefore most rivers in this region flow from west to east. The rivers Krishna, Kaveri, Godavari, etc. flow into the Bay of Bengal. Only Narmada and Tapi rivers flow into the Arabian Sea. The southern plateau has hill ranges called the Western Ghats on the west and Eastern Ghats on the east. In the north, the hills of the Vindhyas and Satpuras separate the plateau from the northern plains. The climate of the southern plateau is hot. Some parts of this area receive heavy rainfall. The plateau region is covered with thick forests. अब जो है पेनिनसुला होता है ना, पेनिनसुला क्या होता है? जमीन का एक ऐसा टुकड़ा है जिसके 3 तरफ पूरा समुद्र है ना, तो उस टुकड़े को कहते हैं पेनिनसुला। तो आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो इंडिया का जो सदर्न एरिया है उसमें क्या 3 तरफ आपको समुद्र दिखाई देता है, तो इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री भी कहा जाता है। तो ये जो सदर्न प्लेटू है या डेक्कन प्लेटू जो है, वो नीचे की तरफ जब जाएगा, वो वहाँ पे कैसा बनाएगा? एक पेनिनसुला वह बनाता है जिसमें कि 3 तरफ समुद्र से वह घिरा रहता है। वेस्ट साइड में पश्चिम दिशा में अरेबियन सागर है, अरेबियन सी है जिसे अरब सागर बोलते हैं। ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है जिसे बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, और सदर्न साइड में वो प्लेटू के नीचे की तरफ साउथ की तरफ है इंडियन ओशन है जिसे हिंद महासागर भी कहते हैं। दिस प्लेटू स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये प्लेटू की क्या खासियत है कि पश्चिम की तरफ यह थोड़ा उठा हुआ है और ईस्ट की तरफ थोड़ा झुका हुआ है, मतलब स्लोपिंग है थोड़ा, है ना, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ वो स्लोप कर रहा है, थोड़ा वेस्ट की तरफ ऊंचा उठा हुआ और ईस्ट की तरफ थोड़ा झुका हुआ है। इसीलिए ज़्यादातर जो नदियां हैं वह वेस्ट की तरफ से बह बह के ईस्ट की तरफ आके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक है, आप मैप में देखिए तो ज़्यादातर नदियाँ आपको सब दिखाई देंगी, सारी नदियाँ वेस्ट के तरफ से हो के या मिडिल में भी, इंडिया के मिडिल से भी आके सब ईस्ट की तरफ जो है बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जाके एंड होती हैं नदियाँ। जैसे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब बे ऑफ बंगाल में जाके एंड होती हैं। सिर्फ 2 ही ऐसी नदियां हैं, ये देखिए, ये जीके के क्वेश्चन में भी बहुत पूछते हैं कि 2 ही ऐसी नदियां हैं जो कि अरब सागर में जाके गिरती हैं। इंडिया की 2 नदियां ऐसी कौन सी हैं? तो वह है नर्मदा और तापी, ये 2 ही नदियां हैं। अब जो है सदर्न प्लेटू जो है, ये जो डेक्कन प्लेटू का सदर्न पार्ट है, नीचे का पार्ट है, सदर्न प्लेटू जो है उसमें जो है उसके पश्चिम के तरफ जो है आप देखते कोस्ट लाइन है, वेस्ट कोस्ट है उधर समुद्र का, कोस्ट के अंदर की तरफ जो है छोटे छोटे पहाड़ हैं जिन्हें वेस्टर्न घाट कहते हैं। ठीक है,
और इसी तरह जो है ये जो ईस्ट के तरफ, हाँ, उसके पूर्व के तरफ जो है ईस्टर्न कोस्ट लाइन है बे ऑफ बंगाल के साइड में, उसके तरफ भी छोटे छोटे पहाड़ है जिन्हें ईस्टर्न घाट कहते हैं। और इस प्लेटो के नॉर्थ की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे जो छोटे छोटे पहाड़ है वो क्या है, विंध्यास और सतपुरा है। वो विंध्यास और सतपुरा क्या कर रहा है, बाउंड्री बना रहा है कि प्लेटो के ऊपर नॉर्दर्न प्लेन है, उसके बाद प्लेटो जब शुरू हो रहा है तो दोनों के बीच में ये बाउंड्री है, विंध्यास और सतपुरा पहाड़ की बाउंड्री है। ठीक है, अब यहाँ का मौसम कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, तो बहुत ही गर्म है, प्लेटो रीजन बहुत ही गर्म है। और कुछ कुछ एरिया जो है इस प्लेटो रीजन का, वहाँ पे बहुत ही जोर की बारिश होती रहती है, हैवी रेनफॉल होती रहती है। और ये जो प्लेटो रीजन है इट इज़ कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, बहुत घने घने जंगल है ना। यहाँ पे बोलते हैं ना कि झारखंड जो है वो भी छोटा नागपुर प्लेटू में आता है, डेक्कन प्लेटू का ही पार्ट है। तो सबसे ज़्यादा जंगल पूरे इंडिया में कहाँ में है, तो झारखंड में ही सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं द कोस्टल प्लेन्स। देयर आर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन लैंड अलॉन्ग द कोस्ट टू द ईस्ट एंड वेस्ट. These are called coastal plains. The eastern coastal plain is broader than the western coastal plain. These regions have many minerals. Many rivers flow through these plains and fall into the sea. The climate of coastal plains is moderate, that is neither too hot nor too cold throughout the year. ठीक है, कोस्टल प्लेन क्या है, नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन लैंड है, मतलब कि प्लेन जमीन है पर बहुत बड़े बड़े मैदान जैसे नहीं है, पतली पतली है ना, नैरो है, बहुत चौड़े चौड़े नहीं है, पतले पतले स्ट्रिप है, लंबाई में है, प्लेन लैंड है। वो कहाँ पे है, जो ईस्ट के तरफ, पूर्व के तरफ जो समुद्र है बे ऑफ बंगाल, उसके साइड में प्लेन लैंड है जिसको कि ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं। उसी तरह वेस्ट की तरफ अरेबियन सी के साइड में प्लेन लैंड है जिसको ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं, वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं। देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट जो है प्लेन लैंड है, समुद्र का किनारा है जो कि पूरा प्लेन है, उसके अंदर तरफ छोटे छोटे पहाड़ हैं जिन्हें हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहते हैं। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट छोटे छोटे पहाड़ है, पर उनके बाद क्या है, प्लेन लैंड है जो कि बिल्कुल समुद्र से लगे हुए हैं, स्ट्रिप ऑफ लैंड है, मतलब लंबाई में ज़मीन है जो कि प्लेन लैंड है, जो कि ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट कहलाता है। ठीक है, अब कौन सा ज़्यादा चौड़ा है, तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्ट की तरफ जो समुद्र के साइड का लैंड है वो ज़्यादा चौड़ा है, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन थोड़ा नैरो है। ठीक है, अब ये रीजन्स में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो नदियाँ होती हैं वह बह बह के आके यही कोस्ट के पास से समुद्र में एंड कर जाती हैं, तो ज़्यादातर मिनरल्स उनके वहीं रह जाते हैं, ज़मीन के पास ही। तो इसीलिए ये सब एरियाज़ में मिनरल्स बहुत है, नदियाँ मिनरल्स अपने साथ लेके आती है और उधर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये एरियाज़ में मिनरल्स बहुत है। बहुत सारी नदियाँ इन प्लेन एरिया में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में बहती है और बह बह के जाके समुद्र में गिरती हैं। अब आप जैसे जानते होंगे समुद्र के किनारे का एरिया ना बहुत गर्म रहता है ना बहुत ठंडा रहता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है वहाँ पे, है ना। गर्मी के दिनों में भी ठीक ठाक गर्मी लगेगी, ठंड के दिनों में भी ठीक ठाक ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी, गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। मॉडरेट क्लाइमेट होता है, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल ना आपको बहुत ठंड लगेगी ना बहुत गर्मी लगेगी, है ना, कोस्टल प्लेन में, समुद्र के किनारे के एरियाज़ में। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द आइलैंड रीजन्स। एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर. Two groups of islands, the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands, are also part of our country. The Andaman and Nicobar Islands lie in the Bay of Bengal on the eastern side, whereas the Lakshadweep Islands lie in the Arabian Sea on the western side. The climate of islands is moderate, that is neither very hot in summer nor very cold in winters. अब आइलैंड रीजन है, टापू के क्षेत्र भी है। ठीक है, आइलैंड क्या होता है, एक टुकड़ा है ज़मीन का जिसमें कि उसके चारों तरफ क्या है, पानी रहता है, उसे हम लोग टापू कहते हैं ना, या आइलैंड कहते हैं, जिसके चारों तरफ पानी हो और समुद्र के बीचों बीच वह ज़मीन का टुकड़ा हो, तो उसे आइलैंड रीजन कहते हैं। तो दो ग्रुप है आइलैंड के जो कि हमारे कंट्री का पार्ट है, वह है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ईस्ट की तरफ, मतलब बे ऑफ बंगाल की तरफ, एंड लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी के तरफ है। ठीक है, वेस्टर्न साइड में। और चूँकि ये आइलैंड है, समुद्र का ही साइड में है, ये सब समुद्र के बीचों बीच ही है, तो इनका क्लाइमेट मॉडरेट है, यहाँ भी बहुत गर्मी बहुत ठंडी नहीं लगती है।
और पूरे साल ही ऐसा क्लाइमेट रहता है। और ये आइलैंड्स बहुत सुंदर भी दिखते हैं, वहाँ लोग घूमने जाते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड में आप जानते हैं ना, जो अंग्रेज जो है जो स्वतंत्रता सेनानियों को वो लोग प्रिजनर्स बना लेते थे, जेल में कैद कर लेते थे, फिर उन्हें ले जाके वो वही अंडमान निकोबार आइलैंड में छोड़ देते थे। और वहाँ वो उन्हें खुला भी छोड़ देते थे, क्योंकि वो जानते थे वहाँ से कोई भाग नहीं पाएगा, वहाँ से समुद्र से तैर तैर के इतनी दूर तक तो कैदी भाग कर आ नहीं पाएंगे। इसलिए उसको क्या कहते थे उस वक्त, उसको कहते थे सजाए काला पानी। वो उस एरिया में जब उनको कैदियों को छोड़ा जाता था तो उसे कहा जाता था सजाए काला पानी। ठीक है, तो ये लेसन आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया है। ये 5th चैप्टर था स्टैंडर्ड 3 के जो SST बुक है उस और सोशल एनवायरनमेंट, उसका ये 5th चैप्टर था। जल्दी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू।